जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है संस्कृति एवं विकास। और संस्कृति एवं विकास में हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति, सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है या नहीं करती है। क्या विकास की प्रक्रियाएं जो हैं वो इससे अप्रभावित रहती है क्या, या नहीं रहती है, प्रभावित होती है। तो कभी कभी इन परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो सकारात्मक भी हो सकता है और कभी कभी इन परिस्थितियों का प्रभाव जो है वो नकारात्मक भी हो सकता है। मैक्स वेबर, जिसको आप पढ़ चुके हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, उनका जो सांस्कृतिक निर्धारणवाद का जो सिद्धांत है उससे हम विकास को समझने में मदद मिलेगी। वो कहते हैं कि धार्मिक आचार संहिता किस प्रकार विकास को प्रभावित करती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रोटेस्टेंटवाद जो है वो यूरोप में पूंजीवाद के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ, परंतु कैथोलिक धर्म या कैथोलिकवाद जो है, कैथोलिकवाद, वो पूंजीवाद के प्रसार में सहायक नहीं हुआ। तो मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि विकास को या पूंजीवाद को प्रभावित करने में धार्मिक आचार संहिताओं का कितना योगदान है। वो पॉजिटिव वे में बताते कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता इस तरह की है कि जिसने यूरोप में पूंजीवाद सबसे पहले प्रारंभ किया। ये आप डिटेल में थिंकर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो विद्वानों के बीच में एक बहुत बड़ी बहस इस बात को लेकर है। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं जो विकास में सहायक है या गैर सहायक है। मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, कल्चरल और सोशल एलिमेंट्स है, जो डेवलपमेंट को जो है वो मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं। तो इस बात को लेकर एक बहस का मुद्दा है या ये विवाद का मुद्दा है कि विच स्पेसिफिक सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो कैसे? जैसे भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी खूब है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी खूब है भारत में, फिर भी यहाँ उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी गति भी बहुत धीमी है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही है। पाश्चात्य विचारक ऐसा मानते हैं कि भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस है, सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। और हिंदू, जैन, कैथोलिक धर्म के अनुयायी उतने व्यावसायिक या अभिरुचि वाले नहीं है, ऐसा मानना है पाश्चात्य विचारों का। जो फॉरेन थिंकर्स है उनका मानना है कि भारत के जो है पर्यावरण जो है वहाँ का सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक परंपराएं जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। परंतु वो कहते हैं, मैक्स वेबर ऐसा कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी जो है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं, वो जो है वो व्यावसायिक जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में है। परंतु मैक्स वेबर के विपरीत भारत में है जैन लोग जो है, जैन और बनिया, ये व्यापारिक जाति और हमेशा से अग्रणी रही है, उद्यमी रही है, सबसे आगे रही है। ठीक है ना। और आर्थिक विकास के मामले में, और साथ ही साथ ये बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान पसंदीदा भी लोग हैं। जैन धर्म के लोग जो हैं वो धार्मिक कर्मकांड में भी बराबर रुचि रखते हैं और कठोरता से उसका पालन भी करते हैं। और साथ ही साथ
ये मतलब एंटरप्रेन्योर भी है। तो ये मैक्स वेबर की बात यहाँ थोड़ी गलत सिद्ध होती है। कुछ विचारक ऐसा कहते हैं कि जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे जाति और संयुक्त परिवार आदि, ये भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं हैं और ये आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भारत में जाति और संयुक्त परिवार प्रारंभ से ही आर्थिक विकास में बाधक रहे हैं, जिसमें कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड जो है वो उद्यमिता के विकास में हमेशा से उसने हतोत्साहित किया या बाधक बना है। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो कास्ट है, जाति है, जाति में व्यवसाय निश्चित और आनुवंशिक थे, अब नहीं है, क्योंकि अब जाति का कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। परंतु हम थोड़ा पहले चले अगर, तो उस समय तक जाति से संबंधित व्यवसाय जो थे वो निश्चित थे और हेरिडिटरी पर थे, आनुवंशिक थे, पुश्तैनी या आनुवंशिक थे। तो जाति व्यवस्था ने लोगों को व्यवसाय चुनने की आजादी ही नहीं दी, तो वो आर्थिक विकास के बारे में या इनोवेशन के बारे में कैसे सोचेंगे। उच्च जातियों के को का जो था, जो हायर जो क्लास थी या उच्च जातियां जो थी, उनका कोई व्यवसाय जो था वो नहीं था, उन निश्चित नहीं था। वो क्या थी, वो मतलब सेवा करवाती थी निम्न जातियों से अपनी, और निम्न जातियां जो थी वो व्यवसायी थी। जातीय संसरण में उनका स्थान निम्न था। हायरार्की में जो देखे अगर हम कास्ट हायरार्की, तो उसमें जो लोअर कास्ट थे उनका स्थान हमेशा से नीचे रहा है। उच्च जातियां जो थी उनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, तो वो भूस्वामी थे। और जैसे कि उत्तर भारत में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, ये उच्च जातियां थी और वो एक ही काम करती थी, निगरानी का काम करती थी, स्वयं कुछ कार्य न करके निगरानी का काम करती थी। तो उच्च जातियां सामान्यतः निगरानी का कार्य करती थी, शारीरिक कार्य उनके लिए निषेध था, तो फिजिकल वर्क वो नहीं करते थे। और इस प्रकार व्यावसायिक प्रतिबंधों ने एक निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रतिभा को कुंठित किया और कार्य संस्कृति को पनपने नहीं दिया। चाहे उच्च जाति हो चाहे निम्न जाति हो, जब व्यवसाय निश्चित कर दिए गए तो उसमें कोई प्रतिभा किसी अगर बच्चे में है, किसी विशेष जाति के बच्चे में है, किसी व्यक्ति में अगर कोई प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को हतोत्साहित करने का काम इस जाति ने किया है और कार्य संस्कृति को पनपने नहीं दिया। उच्च जाति में पैदा हो गया तो वो नहीं करेगा काम, और निम्न जाति में तो उसको सब कार्य करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की जो थी जाति से संबंधित निषेध और नियम, इसने भारत में आर्थिक विकास में, उद्यमिता में बाधा पहुंचाई। इसी के साथ साथ परंपरागत जाति व्यवस्था में हम सब जानते हैं, आप और मैं, कई जातियां जो अस्पृश्य जातियां हैं उनको निर्योग्यताओं का क्या कहते हैं सहन करना पड़ा। उनको कई तरह के मतलब उन पर निषेध लादे गए, उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, उनका शोषण हुआ और उनको कई चीजों से वंचित रखा गया। तो आर्थिक रूप से उनको निर्योग्य कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि वो तो निर्योग्य है। बड़ी जातियों के पास अधिक भूमि होती थी और निम्न जातियों के पास बहुत कम भूमि होती थी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास सामान्य जीवन जीने का से भी अगर वंचित रखा जाए, मानवीय जीवन जीने से भी वंचित रखा जाए, वहां उद्यमी व्यक्तित्व विकसित होना लगभग असंभव है। जिस व्यक्ति को कुएं का पानी नहीं ले सकता, तालाब पर नहीं जा सकता, गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता, विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति कैसे उद्यमी बनेगा। उद्यमी बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसमें क्या होना चाहिए, जोखिम उठाने की भावना होनी चाहिए, आक्रामक व्यवहार होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। और जब उसे मानवीय अधिकारों से भी बिल्कुल उसे वंचित कर दिया जाए, तो ऐसे में भारत में आर्थिक विकास कैसे संभव है, उसके व्यक्तित्व का भी विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जाति
इस तरह से सामाजिक परिवेश, जो केवल ऐसे सामाजिक परिवेश में संभव होता है, अंडर जो भी उद्यमी होते हैं वो ऐसे सामाजिक परिवेश में ही संभव हो सकते हैं जहाँ दबाव नहीं हो, जहाँ निषेध नहीं हो, जहाँ अभाव नहीं हो। ऐसे माहौल में अगर न जीना पड़े, जहाँ स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, तो ऐसे माहौल में अपने आप ही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उद्यमिता डेवलप होगी। जाति से ही जुड़ी हुई एक व्यवस्था और है जिसे हम कहते हैं जजमानी व्यवस्था। आप सबने इसका नाम सुना होगा, अगर पूछूं तो आप सबको पता होगा। जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर ने दी है जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था क्या है? जजमानी व्यवस्था में जो मध्यवर्ती जातियां थी गांवों में, जैसे व्यवसायिक जातियां या शिल्पी जातियां, जो क्राफ्ट्समैन थे, जैसे धोबी, कुम्हार, नाई, बढ़ई, लुहार आदि उच्च जातियों की अपने व्यवसाय के माध्यम से सेवा करते थे। जैसे कि मान लीजिए किसी उच्च जाति के घर विवाह होता था तो कुम्हार जो है वो मटकियां पहुंचाने का काम करता था, नाई बाल काटने का काम करता था। तो इस तरह से, और मोची जूते ठीक करने का और पॉलिश का काम करते थे। और बदले में उन्हें क्या मिलता था? तो जजमान जिसके वो यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, और जो शिल्पी जातियां थी, मध्यवर्ती जातियां, वो कमीन कहलाए। तो इनको अपनी सेवा के बदले में जजमान क्या देते थे? जजमान मुद्रा या पैसा नहीं देते थे, बल्कि आवश्यकता की जो वस्तुएं और कपड़े जो होते थे, अनाज या वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े इत्यादि दे दिया करते थे। तो कैथलीन गफ और पॉलिन कोलेंडा, ये दो थिंकर्स हैं जिन्होंने जजमानी व्यवस्था को शोषण युक्त माना है। इसमें शोषण होता है। कैसे? जब आप उन जातियों को पैसा नहीं देंगे तो उनके पास जमा पूंजी क्या रहेगी? जमा पूंजी नहीं के बराबर होगी। वो तो सिर्फ उनके पास अनाज है और कपड़े हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पास जमा पूंजी नहीं है तो वो बिना पूंजी के किस तरह से कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट था इस जजमानी सिस्टम का, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बाधित हुआ, वो फिर नहीं हो पाया। इसके बजाय यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में जो जातियां थी, शिल्पी जातियां थी, वो औद्योगिक उद्यमी बन गई। इसके पीछे कारण क्या था? कि वहां की जो शिल्पी जातियां थी, क्राफ्ट्समैन थे, उनके पास पूंजी थी। तो केवल उद्यमी बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, केवल आक्रामक व्यवहार या उत्साही होना ही केवल काफी नहीं है, बल्कि साथ में क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, जो कि भारत के क्राफ्ट्समैन के पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जजमान को सेवा प्रदान कर रही थी और सेवा के बदले उन्हें वस्तुएं मिल रही थी, न कि पैसा मिल रहा था। अगर पैसा मिलता तो उनके पास भी कुछ पूंजी होती और उस पूंजी से वो कोई भी उद्योग प्रारंभ कर सकते थे। तो ये डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा बाधक तत्व था। अब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी है। ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी भारतीय समाज और संस्कृति की एक विशेषता भी है। परंतु क्या इस संयुक्त परिवार ने, इस जॉइंट फैमिली ने क्या विकास में सहयोग किया है? क्या इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है? तो बात करते हैं हम परंपरागत जो संयुक्त परिवार थे, सत्तावादी। हम एकता कपूर वाले परिवारों की बात नहीं करेंगे। परंपरागत संयुक्त परिवार जो कि गांवों में पाए जाते थे, सत्तावादी थे, और अंतिम सत्ता जो थी वो घर के वरिष्ठतम पुरुष के हाथों में रहती थी। जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता था उसके हाथ में सारी सत्ता होती थी। महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी और उनको आर्थिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने से उनको वंचित कर दिया गया था। और उनकी जीवन जो था वो पूरा जो था घर के अंदर ही कैद होकर रह गया।
इसके साथ एक और चीज है कि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति कार्य तो अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, परंतु मिलता उनको आवश्यकता के अनुसार है। मान लीजिए एक ही परिवार में एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, सबको मिलेगा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। इससे इस तरह की टेंडेंसी से संयुक्त परिवारों में हर स्थान पर आप देखेंगे एक या दो व्यक्ति ऐसे अकर्मण्य मिलेंगे, आलसी मिलेंगे, जो काम करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही कर रहा है। चाहे उनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो, चाहे उनके बच्चों का विवाह हो, चाहे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ये एक ऐसे लोगों को तैयार करता है जो कि आलसी और अकर्मण्य होते हैं। तो इससे आर्थिक विकास कैसे संभव है? साथ ही साथ गतिशीलता में बाधक है। किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए हो सकता है एक व्यक्ति को गतिशील रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, परंतु ये गतिशीलता में बाधक है और महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा बाधक रहा है। इस कारण से विकास में संयुक्त परिवार एक बाधक के रूप में कार्य करता है। हालांकि अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है। कुछ लोग जो है वो इसे सही नहीं मानते, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बिजनेसमैन फैमिलीज है, जो व्यापारिक परिवार है, वो सब मिलकर साथ ही रहते हैं, तो वो इस बात को डिनाई करते हैं कि ये गलत है। संयुक्त परिवार में भूमि जो होती थी वो एक ही होती थी और वो अविभाज्य होती थी। उसका विभाजन संभव नहीं था, वो मूल संपत्ति होती थी और कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ अपने अधिकार और कर्तव्यों से बंधे हुए थे। तो इस तरह से पारंपरिक समाज जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ साथ कई मनोवृत्तियां और रूढ़ियां भी जुड़ी होती हैं। उनमें कुछ ऐसे मोड्स भी होते हैं जिसका दूरगामी प्रभाव जो है हम उद्यमिता और विकास पर देख सकते हैं। जैसे अब तो नहीं है ऐसा, पहले परंपरागत भारतवर्ष में जो उच्च जाति के पुरुष थे उनके लिए हल चलाना और उच्च जाति की महिलाओं के लिए गेहूं पीसना वर्जित था। अब ऐसा नहीं है, पर प्राचीन समय में ऐसा था। यह हम कह सकते हैं जिन समाजों में गुलाम होते थे, दास, उन समाजों में गोरे लोग जो थे, श्वेत प्रजाति, बहुत ही कम कठिन काम करती थी। शारीरिक और गंदे काम वो केवल काली प्रजाति के लिए रखे हुए थे, उनके लिए। और अगर हम उपनिवेश से दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें, है, तो उसमें गोरों की ये भावना थी कि हाथों से कार्य करना शर्मनाक है। मतलब हाथों से काम कौन करेगा? दास करेंगे, गुलाम करेंगे। तो ऐसी धारणा, ऐसी विचारधारा। हाँ रूपल। मैम, जो जॉइंट फैमिली का ये जब पढ़ा रहे थे आप, तो आपने बोला था जॉइंट फैमिली ने क्या डेवलपमेंट में योगदान दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? देखो, अगर हम बात करें दो पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने साथ में ये भी कहा है कुछ विचारकों का ऐसा कहना है कि नहीं, जॉइंट फैमिली जो है वो डेवलपमेंट में जो है सहयोग करती है ना। परंतु अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये गतिशीलता में बाधक है। आप आज भी गांवों में जाकर इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, ये गतिशीलता में बाधक। और महिलाओं की वहां क्या स्थिति है, उनमें कितनी महिलाएं जो है वो शिक्षित है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बाधक है या सहायक है। आज भी गांवों में स्थिति वही है कि महिला सुबह से शाम तक सब कार्यों में बिजी रहती है। लड़कियों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है और कई ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जॉइंट फैमिली में आपको, अगर आप अध्ययन करें तो वो जो है वो आलसी, अकर्मण्य या बहुत कम कमाते हैं, मेहनती कम है, तो उनका दृष्टिकोण जो है वो मेहनत के प्रति कम है, तो वो हम बाधक ही मानेंगे इसे। और कुछ कुछ अगर परिवारों को, अगर बड़ी व्यापारिक परिवार है तो उन कुछ के आधार पर हम सबका क्या कह सकते हैं, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर गांवों के आधार पर देखें, मेजोरिटी जो है भारत में, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांवों में रहते हैं। तो भारत जो था ग्रामीण प्रधान समाज था, गांवों में लोग ज्यादा रहते थे, तो भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बाधक रहा है।
हालांकि अब परिस्थितियां बदली है, परंतु अगर हम प्राचीन या परंपरागत समाज की अगर बात करें तो प्राचीन या परंपरागत समाज में ये हमेशा से बाधक रहा है। कई ऐसी महिलाएं आज भी जो बहुत अच्छा पढ़ लिख गई है, फिर भी उनको शादी के बाद जॉब के लिए मना कर दिया जाता है या जॉब छुड़वा दी जाती है। ये भी एक जॉइंट फैमिली में, विशेषकर जॉइंट फैमिली में उसकी जॉब जो है वो छुड़वा दी जाती है। तो ये एक इसका डीमेरिट है। भारतवर्ष में ऐसी कई गैर व्यापारिक जातियां थी जिनको समुद्र पार करके जाना, व्यापार करना वर्जित था। और भारत में जो है पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, संस्कृति में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, कि पिछले जन्म में उसने ऐसे कर्म किए इसलिए वो सुख या दुख प्राप्त कर रहा है, या किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करना गौरवपूर्ण माना जाता है। कि भारतीय संस्कृति में है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और आप जो भोग रहे हो वो पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तो ये इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह की सोच जो है वो उद्यमिता या आर्थिक विकास को हतोत्साहित करती है, बाधक बनती है। यदि किसी समाज में इस तरह के मूल्यों को अगर पोषण मिलता है तो निश्चय ही आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। अब मूल्यों की बात से ही मुझे एक बात ध्यान में आती है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में यह है कि दान देना श्रेष्ठ होता है, आप दान दीजिए। जैसे कि मुस्लिमों में भी है, जकात का बहुत अधिक महत्व। जकात होता है कि जो लोग देते हैं जकात, इस्लाम धर्म में जो उनका महीना आता है, रमजान के महीने में भी जकात का बहुत अधिक महत्व है। दान का बहुत अधिक महत्व है। तो ये डेवलपमेंट की बजाय ये भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन दे रहा है हमारे समाज में, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कई ऐसे प्रिमिटिव सोसाइटी जो भारत में है, उन आदिम समाजों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वस्तुओं का, वो नातेदारी के आधार पर होता है। और नातेदारी जो है वो किस पर आधारित होती है? प्रदत्त परिस्थिति पर। तो इससे क्या होगा? उपलब्धि की प्रेरणा का अभाव होगा। व्यक्ति उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा सिर्फ नातेदारी के आधार पर, तो व्यक्ति प्रयास क्यों करेगा? तो उपलब्धि की प्रेरणा का अभाव इसमें अधिक पाया जाता है। कुछ कल्चरल इम्पेडिमेंट है, जैसे कि कर्म की अवधारणा, कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर, नियतिवाद या भाग्यवादिता, मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही होके रहेगा, ऐसी विचारधारा जो है वो डेवलपमेंट को हतोत्साहित करती है। प्रथाएं और परंपराएं, जैसे कि गांव की एक परंपरा या प्रथा जिसे कहते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो 7 गांवों को या अपने गांव को, पूरे गांव को बुलाकर भोजन कराना पड़ता है। क्या ये डेवलपमेंट को प्रेरित करता है? क्या उस व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है, वो उधार लेकर, जमींदार से या किसी से भी उधार लेकर अगर पूरे गांव का भोज कर रहा है, और तो उससे वो कर्जे में डूबेगा। तो इस तरह की कई ऐसी बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन हैं जो हतोत्साहित करते हैं हमारे डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हतोत्साहित करते हैं। कई ऐसे लोक विश्वास, कई ऐसी रीतियां, और सबसे बड़ी बात हमारे अंधविश्वास जो कि डेवलपमेंट को हतोत्साहित करते हैं। और पुरातन के प्रति मोह, पुरानी वस्तुएं, पुराने कस्टम, पुरानी प्रथाएं, पुरानी परंपराएं, पुरानी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, उनके प्रति हमारा इतना मोह है कि हम नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो ये तो सारी क्या है? अभौतिक संस्कृति के हिस्से हैं। अगर भौतिक संस्कृति में भी अगर बात करें तो कुछ अवरोध पाए जाते हैं, इम्पेडिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का अभाव। कई ऐसे समाज हैं जिसमें कि भारतीय समाज भी है जहां आविष्कारों का अभाव है। जब प्रौद्योगिकी और नए आविष्कार नहीं होंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? डेवलपमेंट पर पड़ेगा। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा अगर वहां कोई नए इन्वेंशन नहीं होंगे?
परंपरावादी समाज जो है वो नए आविष्कारों को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। पहले पहले जब रोडवेज की गाड़ियां चलने लगी थी तो लोग जो है वो उसमें बैठना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नए से डरते थे, नई चीजों को एक्सेप्ट करने से डरते थे। और गांवों में आज भी लोग चीनी की बजाय गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। चीनी बाद में आई, पहले लोग गुड़ की चाय पीते थे। और आज जो डिजिटल हम कहते हैं एरा में जी रहे हैं, तो आज कई लोग डिजिटल चीजों को है आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें डीमेरिट है। आविष्कारों के प्रति लोगों के मन में एक विरोधी मनोवृत्ति भी पाई जाती है। लोगों को ये रहता है कि ये आविष्कार उनकी प्रतिष्ठा को समाप्त न कर दे, जो उनकी रेपुटेशन है उसको खत्म न कर दे। और जो उनके रीति रिवाज, सामाजिक विरासत है, जो आचरण है, वो उनको व्यक्ति को पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स के दिए हुए, तो उनका लगाव उनके प्रति लोगों का बहुत होता है। अब जैसे हम बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल ने क्या किया है, इस तकनीक ने व्यक्ति को जीवन दिनचर्या को बदल दिया है। व्यक्ति देर रात तक मोबाइल में लगा रहता है, सुबह लेट उठता है, क्लासेस चलती है, बीच में बच्चे जो है ब्रेक होता है, फिर वो अपने मोबाइल में यूट्यूब में बिजी हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस घर का बता रही हूँ बच्चे का, सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस तकनीक ने जहाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे कार्यों को आसान बनाया है, उसी के साथ साथ हमारी दिनचर्या को, हमारी आदतों को, हमारे व्यवहार को, सबको परिवर्तित कर दिया है। और जो परंपरागत समाज है वो इनको परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, इन आविष्कारों के प्रति एक विरोधी मनोवृत्ति रखता है। इसलिए आपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, इस मोबाइल ने बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा है, इस मोबाइल ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब भाई आज की आवश्यकता है, आज मोबाइल के बिना तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आज स्वयं पेरेंट जो है वो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। तो इस तरह से जो परंपरागत समाज है वो प्रौद्योगिकी विकास को बाधक मानता है कि इससे जो है हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तो कई सांस्कृतिक मूल्य है, वो सांस्कृतिक मूल्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक कह सकते हैं बाधा के रूप में काम करता है। तो ये आपको मैंने कुछ मटेरियलिस्टिक कल्चर के बारे में, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर के बारे में आपको बताया है, जिन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो बाधित किया है। तो आप देख सकते हैं मैक्स वेबर ने इस पर बहुत अच्छा अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने इसको प्रूफ भी किया है कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म में और अन्य धर्मों में क्या अंतर है, क्या ऐसी आचार संहिता है जिसने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया है। तो ये आपका कल्चर एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म होता है। आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट